पाकिस्तान की तरफ से लगातार सालों से भारत में आतंकवादी प्रवृत्ति हो रही है, क्योंकि वो भारत के जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। वे कभी आर पार की लड़ाई तो जीत नहीं सकते, इसलिए वो आतंकवाद का सहारा लेते हैं। पर सोचने सी बात है कि अपने कश्मीरी भाई भी क्यों आतंकवाद को समर्थन देते हैं। वे क्यों अपना भविष्य बनाने के बजाय पत्थरबाजी से शुरू करके आतंकवादी बन जाते हैं। चलिए इसी से हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसा क्या कर सकते हैं हम कश्मीरी भाइयों के लिए, जिससे हम उन्हें आतंकवादी बनने से रोक सकें। हेलो दोस्तों, जागो इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राज राजपूत। वीडियो की शुरुआत करते हैं पुलवामा आतंकवादियों से। जानते हैं वो कौन थे और कहां से आए थे। इस फोटो को आपने समाचारों में देखा होगा। ये है अब्दुल रशीद काजी, पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड। ये आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद का कमांडर था और ये बॉम्ब बनाने में माहिर था, जिसकी इसने ट्रेनिंग अफगानिस्तान में ली थी। इसका मकसद मसूद अजहर के भतीजे तलहा रशीद की मौत का बदला लेना था। तलहा रशीद को 2017 में भारतीय सैनिकों ने मुठभेड़ में मार गिराया था। ये पुलवामा हमले को 9 फरवरी अफजल गुरु की बरसी पर ही अंजाम देना चाहते थे, लेकिन मौसम में खराबी और प्लानिंग में गड़बड़ी होने के कारण अंजाम नहीं दे पाए और वही 14 फरवरी को पूरी दुनिया को दहला देने वाला कार्य कर दिया। मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल पर अब्दुल रशीद काजी के नाम से सर्च करेंगे तो ये फोटो आएगा। ये वो अब्दुल रशीद काजी नहीं है जिसने पुलवामा अटैक किया था। ये भी एक आतंकवादी था जिसकी मौत 2007 में हो गई थी। ये पुलवामा अटैक का दूसरा आतंकवादी जिसने हमले को अंजाम दिया था। यही वो आतंकवादी है जिसने आरडीएक्स से भरी एसयूवी को बस से टकराया था। इसका नाम है आदिल अहमद डार। इसे गांव के लोग वकास के नाम से जानते हैं। ये 22 साल का था। चलिए आदिल के बारे में जानते हैं। ये गुंडीबाग गांव का रहवासी था जो पुलवामा हमले से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसने अपने 12वीं कक्षा की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था और एक गांव के पास की मिल में नौकरी करने लगा था। इसके पिता की गांव में ही एक छोटी सी दुकान है। गांव वालों का कहना है कि इसका चचेरा भाई भी एक आतंकी था। आदिल 1 साल पहले अपने गांव से गायब हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसके पिता ने पुलिस स्टेशन में लिखाई थी। पुलिस का कहना है कि इससे पहले आदिल सी कैटेगरी का आतंकवादी था। सबसे पहले ये एक पत्थरबाज था, फिर वक्त के साथ ये आतंकवादी बन गया। सोचने वाली बात यह है कि शायद आदिल के परिवार वाले और उसके गाँव वालों को पहले से आदिल की साजिश का पता था, वरना ब्लास्ट की खबर मिलते ही आदिल के गांव वाले अंतिम संस्कार की तैयारी क्यों करने लगते। आदिल पुलवामा का पहला आतंकवादी नहीं था। इससे पहले भी कई आतंकवादी हो चुके हैं। ये पुलवामा हमले का तीसरा आतंकवादी। ये एक पाकिस्तानी आतंकवादी था जिसके पुरावे मिल चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारे कश्मीरी युवा पत्थरबाज और आतंकवादी क्यों बन रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मिला है रोजगार ना होना। कश्मीर 370 के कलम के कारण भारत का होकर भी भारत का नहीं है, वरना हमारे और राज्यों की तरह भी कश्मीर के अंदर कंपनियां खुलती और व्यवसाय धंधे स्टार्ट होते। लेकिन 370 के कलम के हिसाब से कोई भी बिन कश्मीरी वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता, तो कंपनी कहां से स्टार्ट करेगा। कश्मीर की सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो खुद कंपनियां खोलकर लोगों को रोजगार दे सके। और ये पत्थरबाजी क्यों होती है पता है। ये पत्थरबाजी कश्मीरियों के लिए एक धंधा और रोजगार का साधन है। उन्हें प्रतिदिन भारत की सेना पर पत्थरबाजी करने के लिए 300 से 1500 रुपए तक मिलता है और जो पत्थरबाजों को इकट्ठा करता है उसको साल के 8 लाख रुपए मिलते हैं। उसमें भी महिला पत्थरबाजों को ज्यादा पैसे मिलते हैं। इनका काम जवानों को परेशान करना है ताकि जवान अपना आपा खो के इनका जवाब गोलियों से दें और फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया को दिखा सके कि कैसे भारतीय जवान कश्मीरियों पर कहर ढा रहे हैं। कश्मीरी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वहां के कश्मीरी लोग भारत के जवानों को उनके धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलकर उकसाते हैं। पत्थरबाज जवानों को उकसाने के लिए 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक कहता है कि तेरी काली सूरत, तो दूसरा कहता है आग थू। वहाँ के लोग एक नारा लगाते हैं, गाय तेरी माता है, हम उसको खाता है। अब आप ही बताइए कौन किस पे जुल्म कर रहा है। भारत के सैनिकों की हालत क्या हो रही होगी आप समझ सकते हैं। मोदी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कश्मीर से 370 की कलम हटा दें और हमारे कश्मीर को भी गुजरात जैसा बना दें, क्योंकि जब तक कश्मीरियों को रोजगार नहीं मिलेगा वो ऐसे ही भटकते रहेंगे गलत रास्ते पर और फिर हमें इन्हें रोकने के लिए मजबूरी में इजराइल वाली नीति अपनानी पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे ना कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं इन पत्थरबाजों और आतंकवादियों को देने के लिए। ये भारत की नकली नोटें बनाते हैं और बांग्लादेश की सीमा से भारत में भेज देते हैं और बाद में वही नोटें भारत के असली नोटों से बदल दी जाती हैं। कुछ कश्मीरी लोग तो इस हद तक पैसों के लिए गिर जाते हैं कि भारत का झंडा ही जलाने लगते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि भारत भले ही शांति प्रिय देश हो, लेकिन अपने से गद्दारी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कल ही मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें बहस चल रही थी कश्मीर के मुद्दे पर। उसमें एक कश्मीरी नेता भी आया हुआ था। किसी बात पर मीडिया रिपोर्टर ने उनसे भारत माता की जय बोलने को कहा।
तो कश्मीरी नेता ने ये कहकर मना कर दिया कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने को कहा, वो भी नहीं बोल सका वो कश्मीरी नेता। उसके बाद उस रिपोर्टर ने उस नेता को वहां से ये कहकर जाने को कहा कि जो इंसान हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकता उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब आपको मैं बता दूं ये क्यों आया था इस बहस में। ये कश्मीर की नेताओं की जो सुरक्षा हटाई है उसके लिए नाराजगी व्यक्त करने आया था। सोचिए, जो इंसान हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकता उसे भारत से सुरक्षा चाहिए। ये लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं पाकिस्तान इन्हें क्या मदद करेगा जिसके सिर पर खुद छत नहीं है। ये बात पाकिस्तानियों को समझ लेनी चाहिए कि हिंदुस्तानियों के लिए उनके देश से बढ़कर कुछ नहीं, उनका परिवार भी नहीं। फिर जाति धर्म से तो बांटने का सवाल ही नहीं होता। हम भले ही कभी कभी कुछ मसलों पर आपस में नाराज हो जाते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हर दिल में से बस एक ही आवाज़ निकलती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए इसी से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर से एक नई वीडियो के साथ जल्द आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।